गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फॉल के थ्रू हमें मिले हैं। वो प्रिंसिपल आज 14 के 14 प्रिंसिपल्स आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क। व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क? इसमें क्या होता है साहब, वर्ड से ही पता लग जा रहा है। डिवीज़न मतलब विभाजन, वर्क मतलब काम, यानी डिवीज़न ऑफ वर्क को छोटे छोटे भाग में बांट देना चाहिए। इससे क्या, जैसे जिसकी जिस कार्य में रुचि है, योग्यता है, उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार उस कार्य को बांट देना चाहिए। डिवीज़न ऑफ वर्क हमारा ये कहता है। तो पहला क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क को आसानी से बांट देना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो काम कंपनी के थ्रू दिया जाता है उसी के आधार पर जो अधिकार और उत्तरदायित्व है, जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अगर उनको मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको काम दिया जा रहा है तो उसकी अथॉरिटी, उसके ऊपर अथॉरिटी भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम के प्रति उस व्यक्ति की होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है डिसिप्लिन। एक कंपनी में डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना किसी भी डिसिप्लिन के कोई भी कंपनी अपने अचीवमेंट, अपने गोल, अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि जिस कंपनी में डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो वो अपनी टीम को वर्क कैसे कराएगी। ठीक है, एक कंपनी तभी काम कर सकती है जब उन मेंबर्स के बीच डिसिप्लिन होगा। तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट अचीवमेंट फॉर गोल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कर्मचारियों को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड में अगर एक आदमी उन्हें यूनिटी देगा, कमांड देगा, तो वो आसानी से ज़्यादा उस काम को करने में एप्लीकेबल होगा। अगर 10 लोग अगर एक ही साथ उसको यूनिटी देंगे, कोई बोलेगा ये का, कोई बोलेगा वो का, तो ऐसा उसको समझने भी, उसको भी कन्फ्यूज़न होगी और सामने वाला तो हो ही जाएगा कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड एक ही व्यक्ति के द्वारा दिया जाना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों हमारे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि क्रियाओं के प्रति जिनका समान उद्देश्य हो, यानी जिसका एक यूनिटी उद्देश्य हो, एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए। मतलब अध्यक्ष भी एक और योजना भी एक ही होना चाहिए, और उसी डायरेक्शन के प्रति उन एम्प्लॉय का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, एक कर्मचारियों के हितों पर संगठन के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब एम्प्लॉय को नहीं, एक संगठन समूह, यानी 4-5 लोग, एक जो संगठन होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी इम्पोर्टेंस उन्हीं को देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, कर्मचारी के पास में। इसमें क्या होता है, एक कर्मचारी को उचित से उचित पारिश्रमिक दिया जाने, यानी वेतन दिया जाने, जिससे प्रति वो अपने काम के एक उपयुक्त ढंग से कर सके। यानी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, जो उनका रेम्यूनरेशन है, वो टाइम टू टाइम उन्हें पे कर देना चाहिए, ताकि उस काम को करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुक हो और अपने काम को जल्द से जल्द कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें क्या होता है बच्चों कि अधिकारियों को चाहिए कि उनको पूर्ण ना तो केंद्रीकरण करना चाहिए और ना ही पूर्ण विकेंद्रीकरण करना चाहिए। यानी ना तो पूरा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, एक प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण को अपनाएं। जैसे कि मान लो किसी भी कंपनी में क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन को अपना ले कि हाँ जी ये ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन को रिमूव कर दिया, यानी उसको इग्नोर कर दिया और उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो
पूर्ण रूप से ये होना चाहिए कि इफेक्टिव जो केंद्रीकरण होना है उसको अपनाना चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है हमारा स्केलर चेन। अब स्केलर चेन में क्या होता है, ये हेनरी फॉल का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सोपान श्रृंखला क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं सोपान श्रृंखला। इसमें क्या होता है, एक औपचारिक इसमें एक औपचारिक अधिरेखा हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं गैंग प्लान। एक समतल, ये जो इसको बोलते हैं गैंग प्लान बोलते हैं, जो उच्चतम अधिकारी से अधीनस्थ तक होता है, यानी जो अधिकारी से लेकर के एम्प्लॉय तक होता है इसमें, ठीक है। बाकी इस विचार में इसके ओपिनियन में फ्योल ने क्या कहा कि इसका सख्ती से पालन होना चाहिए और प्रत्येक संदेशमान ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। तो फ्योल का विचार ये था कि जो संदेश वाहन जो होगा वो ऊपर से नीचे की ओर ही होगा। फ्योल की अब उसमें क्या होता है, इसकी जो सीढ़ी है, ये जो स्टेप 2 है PON, ये जो दे रखा है वो क्या है, इसमें कहा है कि इसका दोहरी श्रृंखला द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब इनकी यूटिलिटी अधिकारों संदेशवान की अधिक स्पर्धा व्यवस्था के कारण उनका समस्या शीघ्रता हल किया जा सकता है। और इसको हम बोलते हैं गैंग प्लान, को हिंदी में बोलते हैं समतल संपर्क, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में क्या है कि जो व्यवस्था और क्रमबद्धता है, क्या सिद्धांत में सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना, मतलब जो व्यक्ति जिस लायक है उस व्यक्ति को उसी कार्य पर लगाया जाना चाहिए। इक्विटी, नाम से ही आपको पता लग रहा है इक्विटी है क्या, ठीक है। इक्विटी में क्या है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ जितना संभव हो निष्पक्षता, यानी पक्षपात नहीं, निष्पक्षपात जैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो अपने कार्य के प्रति संपूर्ण भावना विकसित कर सकते हैं। मान लो कि एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 10 के 10 एम्प्लॉय के साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जो समता हो, यानी किसी के साथ निष्पक्ष ना हो कि इसको इतना काम दिया और मुझे इतना काम दिया, बराबर काम दिया जाना चाहिए। और 10 जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर सबको बराबर का हक और बराबर का काम दिया जाना चाहिए। स्टेबिलिटी, उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसमें क्या होता है कि कर्मचारियों का स्थायित्व बना रहना चाहिए ताकि काम को कुशलतापूर्वक कर सके, जो स्थायित्व है वो बना रहे ताकि काम को स्थायी रूप से हम कर सकें। उसके बाद आता है इनिशिएटिव, हिंदी में इसको बोलते हैं पहल क्षमता, यानी संगठन में कर्मचारियों को योजना बनाने वाले जो योजना बनाना है वो लागू करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कई और क्या होता है कि कंपनी के अंदर मैनेजर ही किसी भी योजना को बनाते हैं, यानी अगर उनका कोई फैक्ट अगर आता है तो उनको भी एक पहल क्षमता दी जानी चाहिए कि वो भी संगठन के अंदर अपनी योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पिरिट डी ग्रुप्स, इसको बोलते हैं सहयोग की भाई। क्या होता है, प्रबंध को लगातार कर्मचारियों की टीम की भावना का विकास का प्रयास करते रहना चाहिए, यानी टीम के अंदर रहना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जैसे इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट और अच्छा उदाहरण ये है कि एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 के 11 खिलाड़ी नहीं खेलते, 10 खेलते हैं और 10 खिलाड़ी एक टीम की भावना से अपने टीम को संभालते हैं और खेलते हैं, ठीक है। अगर उनमें से एक प्लेयर भी अगर किसी भी डिसमैच करता है, गलत फील्डिंग करता है, गलत बैटिंग करता है, तो उसका खुद नियामक पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। तो क्या होता है, एक टीम के अकॉर्डिंग अपने आप को अगर कंट्रोल रखें, क्रॉप्स रखें, तो किसी भी गोल, किसी भी अचीवमेंट को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।